कि सांस लेना क्या होता है, कि गैसों का शरीर के अंदर प्रवेश करना, शरीर से बाहर क्या होना, मुक्त होना, सांस लेना कहलाता है। क्या कहलाता है, सांस लेना। श्वसन की बात करें तो श्वसन में क्या होता है, तो श्वसन में बोलना कि सर ये जो श्वसन है एक जटिल क्या होती है, प्रक्रिया होती है। जटिल प्रक्रिया होती है तो इसमें खाद्य पदार्थ जो क्या होता है, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, अपघटन होता है, जिसके दौरान ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण। किस रूप में, एटीपी के रूप में। साथ में जल और CO2 के अणु भी क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। दो बातें हो गई, जटिल प्रक्रिया है, खाद्य पदार्थ ग्लूकोज का अपघटन होता है। फिर कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या करती है, भाग लेती है, CO2 गैस क्या होती है, मुक्त। मतलब कि श्वसन की प्रक्रिया में O2 और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। चौथी बात मैंने क्या बताई कि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसी है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार इसको क्या करो, नोट करो। इसी सांस लेने को आप क्या बोल सकते हो भाई, ये श्वसन बोल सकते हो। मतलब कि गैसों फेफड़े तक गई है, फेफड़े से वापस बाहर आई है। ठीक है, तो श्वास लेना या बाह्य श्वसन किसको कहते हैं, तो गैसों का शरीर के अंदर जाना और उस शरीर से बाहर आना। बोल के लिखा देता हूं मैं, लिखो। काम चल जाएगा इससे, ठीक है, तो लिख लो फिर। अब लिखो श्वसन के बारे में। श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया। तो पहला पॉइंट लिखो, श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट लिखो, इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ, इस प्रक्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ, और कोष्टक में लिखना ग्लूकोज, खाद्य पदार्थ ग्लूकोज का अपघटन होता है, अपघटन होता है, अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा, एटीपी के रूप में ऊर्जा कॉमा लगा के लिखना, एटीपी के रूप में ऊर्जा कॉमा लगा के लिखना, जल के अणु, जल के अणु तथा, जल के अणु तथा CO2 गैस, CO2 गैस मुक्त होती है। तीसरा पॉइंट लिखना,
इस प्रक्रिया में O2 तथा CO2, इस प्रक्रिया में O2 तथा CO2 गैसों का विनिमय होता है। O2 तथा CO2 गैसों का विनिमय होता है। यह बात समझ में आई कैसे कि ऑक्सीजन गैस तो भाग लेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होगा, उसके बाद में CO2 क्या होगी, मुक्त होगी। तो O2 भाग लेती है, CO2 मुक्त होती है, तो दोनों का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। चौथा पॉइंट लिखो, यह ऑक्सीकरण एवं ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। यह ऑक्सीकरण एवं ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, इसका मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि इस प्रक्रिया को होने के लिए ऑक्सीजन गैस क्या करती है, भाग लेती है। ऑक्सीजन गैस क्या करती है, भाग। और जहां पर ऑक्सीजन गैस क्या होगी, ग्रहण की जाएगी, वहां उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया हो रही है तो इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा क्या होती है, मुक्त। ऊर्जा क्या हुई है, और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। अब देखो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, हमारे शरीर में जो श्वसन की जो प्रक्रिया हो रही है, वो पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, पादपों में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया, उसके क्या होती है, अपोजिट होती है, विपरीत होती है। देखो कैसे होती है, तो एक बार पॉइंट लिख लो फिर मैं बताता हूं। लिखो, यह मतलब कौन है, श्वसन। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होती है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होती है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होती है। अब देखना विपरीत कैसे होती है। सभी का हो गया यहाँ तक? अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पादपों में होती है। किस में होती है? और प्रकाश संश्लेषण की जो क्या है प्रक्रिया है, उसके लिए कितने घटक आवश्यक होते हैं? 4 घटक आवश्यक होते हैं। कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके संपन्न होने के लिए 4 घटक क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। और 4 घटक कौन कौन से होते हैं? तो जो पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2 गैस ग्रहण करते हैं। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं। अपनी जो मृदा जो है उस मृदा से वो क्या ग्रहण करते हैं? जल ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? जल ग्रहण। कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक घटक तो क्या हो गया? CO2 हो गया। दूसरा घटक क्या हो गया? H2O हो गया। फिर देखो कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में होती है, मतलब क्या लेगा वो? प्रकाश ऊर्जा लेगा। क्या लेगा? प्रकाश ऊर्जा लेगा। और पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो होती है वो कहाँ संपन्न होती है? तो पत्तियों में उपस्थित हरित लवक में क्या होती है? संपन्न होती है। इसीलिए इस हरित लवक को पादपों का क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ के रूप में ग्लूकोज का क्या होता है? निर्माण होता है। और जिस स्थान पर खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है उसे रसोई घर बोलते हो कि नहीं बोलते आप? हमारे घर पर जहाँ भोजन का निर्माण होता है उसको रसोई घर, तो पादपों में भोजन का निर्माण हो पत्तियों में हरित लवक में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पादपों का रसोई घर। लेकिन हरित लवक में किसकी उपस्थिति के कारण? तो हरित लवक में उपस्थित होता है पर्णहरित। क्या होता है? पर्णहरित जो होता है, जिसको आप बोलते हो कौन सा? फिले।
क्लोरोफिल। क्या बोलते हो? क्लोरोफिल। तो इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? पूरी होती है। तो चार घटक कौन कौन से हो गए? CO2 हो गया, जल हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गई, और क्या हो गया? पराणहरित। और जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होगी? पूरी होगी, वैसे ही ये किसका निर्माण कर लेंगे? तो खाद्य पदार्थ के रूप में ग्लूकोज का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ग्लूकोज का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। और आपको पता है कि पादप जो है वो पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात कौन सी गैस मुक्त करते हैं? O2। कौन सी मुक्त करते हैं? O2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। ऊपर का मतलब कि ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। इसको मैं क्या कर देता हूँ? संतुलित कर देता हूँ। दोनों जगह मैंने 6 लगाए, तो इधर भी क्या लगा रहा हूं मैं? 6। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितने अणु भाग लेते हैं उतने अणु उत्पाद में होने चाहिए। ठीक है ना? तो देखो इधर क्या है कि उधर C6H12O6 बन रहा है, उधर कार्बन की संख्या 6 थी ना, तो मैंने भी इधर कार्बन को कितना कर दिया? 6 कर दिया। कार्बन को मैंने 6 कर दिया। तो अब देखो कार्बन तो 6 ही है उधर, तो उधर फिर ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर देखो ऑक्सीजन कितना हो गया। यहाँ कार्बन के लिए 6 कर दिया, क्योंकि इसमें 6 आएगा ही आएगा। हाइड्रोजन कितना है? 12 है। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने करने हैं? 12 करने हैं। अगर मैं 6 नहीं लगाता तो ये 2 ही रहता ना। अब मैंने 6 लगा दिए, तो 6 दूनी कितना हो गया? 12 हो गया। ऑक्सीजन उधर कितना आया है? तो ऑक्सीजन 6 ये आया है, 2 ये आया है। 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इधर 6 लगा दिए, वैसे ही इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? तो ऑक्सीजन 2 तो पहले से था, और ये 6 और 2 कितना हो गया? 6 दूनी 12। ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना? 6 दूनी 12, तो ये हो गया, इधर लगाए 12 और 6 ये हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ एक ही है ना, तो 6 12 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए। तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 18। तो देखो ये तो 6 था, ये 2 था, तो 6 और 2 तो 8 ही। तो ये करने कितने हैं अपने को? 18 करने। तो मैंने यहाँ 6 लगा दिए। 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए। ये चीजें आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है? तो देखो ये जो मैंने जो रिएक्शन जो लिखी है, ये रिएक्शन किसको बता रही है? ये जो अभिक्रिया है ये किसको बता रही है? प्रकाश संश्लेषण को बता रही है। किसको बता रही है? प्रकाश संश्लेषण को। यानी ये जो अभिक्रिया है ये किसको बता रही है? प्रकाश संश्लेषण को बता रही है। किसको बता रही है? प्रकाश संश्लेषण को बता रही है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई एक बार? अब देखो हमने क्या बोला है? हमने ये बोला है कि जो शोषण की जो प्रक्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? विपरीत होती है। कैसे होती है? देखो इधर, हाँ मैंने शोषण में क्या लिखाया था कि शोषण जो प्रक्रिया है उसमें खाद्य पदार्थ ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? अपघटन होता है। ठीक है? तो अब देखो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के साथ प्लस में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? अपने सरलतम अणुओं में टूटेगा, तो ये उधर वो वाले जो थे अभिकारक में जो अवयव थे वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो मैं ये लिख सकता हूं कि आपके पास शोषण के लिए क्या था? क्योंकि शोषण है, शोषण में किसका अपघटन होता है? ग्लूकोज का। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का निर्माण। किस रूप में? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। इधर कौन सी ऊर्जा भाग ले रही थी? प्रकाश ऊर्जा। इधर ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या हो गई? मुक्त। उसमें ग्रहण कर रहे थे, इसमें क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। फिर इसमें CO2 गैस क्या कर रही थी? भाग ले रही थी। इसमें CO2 गैस क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। क्या हो रही है? मुक्त। उसमें जल के अणु भाग ले रहे थे, इसमें जल के अणु क्या हो रहे हैं? मुक्त हो रहे हैं। तो देखो देखिए भाई, मैंने इस अभिक्रिया को उल्टा लिख दिया कि नहीं लिख दिया? और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि शोषण की जो प्रक्रिया है वो जस्ट किसके विपरीत होती है?
प्रकाश संश्लेषण। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण है वो किसके विपरीत होता है? शोषण के विपरीत होता है। दोनों जो क्या है, प्रकाश संश्लेषण और शोषण एक दूसरे के क्या है? विपरीत होती हैं। एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत। और ये वाली जो है ये किसको बता रही है? तो ये शोषण को बता रही है। किसको बता रही है? शोषण को। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्रकाश संश्लेषण के विपरीत क्या होता है? शोषण। और शोषण के विपरीत क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में CO2 H2O भाग लेते हैं, ऊर्जा भाग लेती है, और शोषण में ऊर्जा मुक्त होती है, CO2 मुक्त होती है, और क्या मुक्त होता है? जल के अणु। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, शोषण में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस भाग लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो। गुणांक क्या निकालते हैं? शोषण गुणांक निकालते हैं कि शोषण गुणांक क्या होता है। तो ये एक बात तो आपको याद रखनी है कि शोषण जो गुणांक जो होता है, उस शोषण गुणांक का जो मान होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। शोषण गुणांक का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। या मैं आपको पूछूं कि जो क्या है शोषण है उसके अपोजिट क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो शोषण गुणांक का मान 1 होता है, तो प्रकाश संश्लेषण गुणांक का मान भी कितना होगा? 1 होगा। आया कहां से? निकालते कैसे हैं? बताओ कि ये जो शोषण की जो प्रक्रिया जो हो रही है, इस शोषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त हो रही है? CO2 गैस। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर मुक्त की गई CO2। बटे में आपको क्या लिखना है? बटे में आपको लिखना है कि शोषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की थी? O2। तो बटे में लिखना है ग्रहण की गई O2। क्या लिखना है? ग्रहण की गई O2 लिखना है। आगे बात समझ में? अब देखो, इस अभिक्रिया में आपने हमने इसको संतुलित किया था, तो संतुलित करने के लिए CO2 के कितने अणु लिए थे? 6। कितने लिए थे? और ऑक्सीजन के कितने अणु मुक्त हो रहे थे? 6। कि जितने अणु भाग लेंगे CO2 के उतने ऑक्सीजन के क्या होंगे? मुक्त होंगे। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 6CO2 अपॉन 6O2 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ठीक है। अब देखो ये 6 है और बटे में भी क्या है? 6 है। ऊपर नीचे क्या है? 6 6। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? कैंसिल कर सकता हूं। CO2 O2 को कैंसिल कर सकते हो, दोनों अलग। लेकिन देखो ये CO2 अपॉन O2 का मतलब क्या है? शोषण गुणांक है। तो यहाँ 6 को 6 से हमने क्या किया है? कैंसिल किया है। तो क्या बचा है? 1 बचा है। ये 1 ही किसको बता रहा है? शोषण गुणांक को बता रहा है। किसको बता रहा है? शोषण गुणांक को। मैं आपको बोलूं कि प्रकाश संश्लेषण गुणांक है वो कैसे निकालोगी? तो वो शोषण के क्या है? अपोजिट है कि नहीं है? तो उसके लिए आप ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? मुक्त की गई O2, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या मुक्त होगी? तो वहां पर O2 ऊपर चली जाएगी, CO2 कहां जाएगी? नीचे। लेकिन अणु तो दोनों के 6 और 6 ही तो है। कितना आया? तो जितने अणु भाग लेंगे उतने ही क्या होंगे? मुक्त होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण गुणांक का मान हमेशा कितना होगा? 1। शोषण गुणांक का मान हमेशा कितना होगा? 1। आया कैसे? मैंने बताया है। तो नीचे लिखो शोषण गुणांक तथा, पहले लिख लो बाद में ये लिखो। लिखो शोषण गुणांक का मान, शोषण गुणांक का मान हमेशा, शोषण गुणांक का मान हमेशा 1 होता है। शोषण गुणांक का मान हमेशा 1 होता है। और कोष्टक में क्या लिखोगे? प्रकाश संश्लेषण गुणांक बराबर 1। ये प्रकाश संश्लेषण गुणांक का मान भी कितना होता है? 1 ही होता है। गुणांक कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं। तो कोष्टक में लिख लिया प्रकाश संश्लेषण गुणांक बराबर 1। कोष्टक बंद कर दो। वो चीज याद रहेगी आपके कि शोषण गुणांक का मान भी 1, प्रकाश संश्लेषण गुणांक का मान भी 1। अब ये लिख लो
श्वसन गुणांक का मापन, श्वसन गुणांक का मापन गैनांग श्वसन मापी से किया जाता है। श्वसन गुणांक का मापन गैनांग श्वसन मापी से किया जाता है। गैनांग श्वसन मापी से किया जाता है। अब ये तो हमने क्या किया है, श्वसन गुणांक निकाला है, लेकिन मैं बोलूं कि भोजन के अलग अलग अवयवों का श्वसन गुणांक क्या होता है, कि जिस भोजन का जितना जल्दी क्या होगा पाचन होगा, उसका श्वसन गुणांक उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मैं सबसे पहले यहां पर लिखूं कि होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, और कार्बनिक जो अम्ल होते हैं उनका जो क्या होता है श्वसन गुणांक जो होता है वो श्वसन गुणांक 1 से क्या होता है, अधिक होता है। 1 से क्या होता है, अधिक। याद रखना है कि कार्बनिक जो अम्ल हैं उनका जो श्वसन जो गुणांक है वो 1 से क्या होता है, अधिक होता है। इसके अलावा मैं बोलूं कार्बोहाइड्रेट, कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेटों का जो क्या होता है श्वसन गुणांक जो होता है वो 1 के बराबर होता है। 1 के क्या होता है, बराबर होता है। कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से अधिक, कार्बोहाइड्रेट का 1 से बराबर, 1 के बराबर। और मैं बोलूं कि प्रोटीन और वसा का जो श्वसन गुणांक होता है वो 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है। और 1 से कम की अगर बात करें तो प्रोटीन का जो होता है वो तो होता है 0.8 और वसा का होता है 0.7। ठीक है, तो कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से अधिक, कार्बोहाइड्रेट का 1, प्रोटीन और वसा दोनों का 1 से कम। 1 से कम ही है, प्रोटीन का 0.8 और वसा का 0.7 लिखो। आप जो है एक बार में यानी कि 1 मिनट में कितनी बार क्या करते हो, श्वास लेते हो, और 1 मिनट में आप जितनी बार श्वास लेते हो उसको हम बोलते हैं श्वसन दर। क्या बोलते हैं, श्वसन दर बोलते हैं। तो बताओ आप 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हो। तो औसतन एवरेज होता है कि अपन 12 से 16 बार क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। 12 से 16 बार क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। ये तो बात हो गई वयस्क अडल्ट व्यक्ति की हो गई, लेकिन बच्चे जो होते हैं उनमें श्वसन दर का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। कि बच्चा है वो 40 से 45 बार प्रति क्या करता है, मिनट श्वास लेता है, कि उसकी जो श्वसन दर है वो क्या है, 40 से 45 बार प्रति मिनट है। इसके बाद मैं बोलूं कि जो होता क्या है कि कोई व्यक्ति है अधिक परिश्रम कर रहा है, क्या कर रहा है, अधिक परिश्रम कर रहा है, तब उसकी श्वसन दर बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। बार बार क्या करेगा वो, श्वास लेगा। अगर व्यक्ति आराम कर रहा है, रिलैक्स है, आराम से सो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसके शरीर की जैविक क्रियाएं हैं वो कम हुई है, और जैविक क्रियाएं कम हो रही हैं तो श्वसन की दर है वो कम होगी कि बढ़ेगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो सामान्य श्वसन दर जो होती है वो कितनी होती है, तो सामान्य जो क्या होती है श्वसन जो दर है वो होती है आपकी 12 से 16 बार प्रति मिनट। किसमें होती है ये, वयस्क में, वयस्क जो व्यक्ति जो होता है उसमें होती है। और बात करें कि जो 40 से 45 बार प्रति मिनट जो होती है वो प्रति मिनट किसमें होती है, तो वो होती है नवजात शिशु में। किसमें होती है, नवजात शिशु में होती है, बच्चों में होती है। बता सकते हो, बोले कि अगर आप क्या कर रहे हो, अधिक परिश्रम कर रहे हो, तो अधिक परिश्रम के समय जो श्वसन जो क्या होती है, दर जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। श्वसन दर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो कह सकते हो कि 16 से 18 बार प्रति
मिनट भी हो सकती है। और कौन से समय? आराम के समय। किसके समय? आराम के समय जो श्वसन जो दर है वो क्या होती है? घटती है। श्वसन दर क्या होती है? घटती है। कितनी? 10 से 12 बार प्रति मिनट हो सकती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और मैं बोलूं आपको कि श्वसन जो दर है, इस श्वसन दर का मापन किससे किया जाता है? तो श्वसन दर का जो मापन है वो स्पायरोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो श्वसन दर मापने का जो यंत्र होता है वो कहलाता है स्पायरोमीटर। और इस स्पायरोमीटर को ही हम क्या बोलते हैं? तो इस स्पायरोमीटर को ही बोलते हैं काइमोग्राम। क्या बोलते हैं? काइमोग्राम बोलते हैं। ब्लड प्रेशर मापने वाला जो उपकरण होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? ब्लड प्रेशर मापने वाला उपकरण। हाँ, ब्लड प्रेशर मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? हाँ, स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। हृदय धड़कन मापने वाला स्टेथोस्कोप। और श्वसन दर मापने वाला क्या होता है? स्पायरोमीटर होता है, काइमोग्राम होता है। नोट करो। है और शरीर से बाहर निकलती हैं, श्वास लेना कहलाता है। श्वसन अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ ग्लूकोज का क्या होता है? अपघटन होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है, जल के अणु मुक्त होते हैं, CO2 गैस क्या होती है? मुक्त होती है। इसके अंदर CO2 और O2 का क्या होता है? विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। श्वसन एक ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी क्या होती है? प्रक्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के क्या होती है? विपरीत होती है। प्रकाश संश्लेषण गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। और प्रकाश संश्लेषण गुणांक श्वसन गुणांक का मान या प्रकाश संश्लेषण दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है। और श्वसन गुणांक को किससे मापा जाता है? ज्ञानांक श्वसन मापी से। कार्बनिक जो अम्ल है उनका श्वसन गुणांक कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन वसा का 1 से कम। प्रोटीन का कितना? वसा का कितना? 0.7। श्वसन दर कितनी होती है सामान्य? 12 से 16 बार प्रति मिनट होती हैं, लेकिन बच्चों की बात करें तो 40 से 45 बार प्रति मिनट। परिश्रम के समय श्वसन दर का मान बढ़ता है और आराम के समय श्वसन दर का मान घटता है। और श्वसन दर का मापन किससे किया जाता है? स्पायरोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? स्पायरोमीटर से किया जाता है। इतनी बात सभी को याद रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक है। शनिवार को आपका क्या होगा? जो टेस्ट जो होगा उस टेस्ट में आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या आएंगे? हाँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। अब वो क्वेश्चंस आप निकालोगे कहाँ से? वो मैं डाल देता हूँ उसको। ठीक है। उसी में से ही आपके क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके अंदर शायद 100 से प्लस क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब कि वो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के आने हैं जिससे कि आपके वो 100 क्वेश्चन कंटेस्ट हो जाए। उस टॉपिक के 100 क्वेश्चन कंटेस्ट। 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हो मतलब आपको 400 क्या मिल रहे हैं? ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है। तो 400 बातें आपको क्या हो रही हैं? याद हो रही हैं। ठीक है। तो इसी चैप्टर में से और उसी DTS में से आपको क्या दूंगा? उसमें टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है। आज उसको मैं क्या कर देता हूँ? डाल देता हूँ। ठीक है भाई। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।